बिस्मिल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दिया था एसिड बेस बैलेंस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं इसकी दोबारा से ये लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो अगर एक भी तो समझ ना आएगी फिर आप लोगों ने बता देना। अच्छा बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि देखिए जो ह्यूमन बॉडी है वो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद है कि इसके अंदर एक वाटर कंटेंट मौजूद है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम वाटर को लिखते हैं H2O की फॉर्म में, और ये वाटर जो है वो H2O के बजाय H प्लस OH नेगेटिव यानी कि ये आयनिक फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन आयन, और उसके बाद जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में वाटर के अंदर रहता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक 1 लीटर वाटर है, ठीक है, ये 1 लीटर जो वाटर है तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव प्लस OH आयन नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि 1 लीटर आपके पास हाइड्रोजन आयन और 1 लीटर जो है आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली ये एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यानी कि अगर आपके पास एक वक्त के अंदर 5 मोल वाटर जो है वो टूट के हाइड्रोजन आयन और 5 मोल हाइड्रोजन आयन और 5 मोल जो है हाइड्रोक्सिल आयन बना होता है, तो एट द सेम टाइम इतने ही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो मिलके वाटर के आयन बना रहे हैं, यानी कि वाटर के मोल बना रहे हैं। यानी कि जितना पार्ट पानी में आपको इस तरह से सिंपल वर्ड में बनाऊं कि 5 ml वाटर अगर इस 1 लीटर वाटर से 5 ml वाटर को टूट के 1 सेकंड के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी ही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलके, इनके 5 ml हाइड्रोजन आयन और 5 ml हाइड्रोक्सिल आयन मिलके वापस से क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि 1 लीटर वाटर के अंदर, इसका मतलब ये है कि प्योरली 100% हाइड्रोक्सिल में और हाइड्रोजन आयन में चेंज नहीं आए हुए होंगे, बल्कि ये तीनों फॉर्म के अंदर भी आपके जाता है हाइड्रोजन H2O वाटर, यानी कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, तीनों परसेंटेज यहाँ पे जो है वो मौजूद रहेंगे। तो अब होता क्या है कि आपके पास जब भी हम किसी चीज़ को कहते हैं कि इसकी pH, तो pH हम कहते हैं नेगेटिव नॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जितने हाइड्रोजन आयन उनका अगर हम नेगेटिव डाल देंगे तो ये लोगारिथम ऑफ मैटर के अंदर बढ़ के पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाता है, pH होता है। ठीक है, अब ये जो pH है ये नॉर्मली रेंज करता है 1 to 14। ठीक है, ये रेंज करता है, और इसके अंदर जो सेवन का फिगर होता है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, मोस्टली हम कहते हैं 6.4 to 7.6.8 to 7.8 होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से वाटर की जो pH होती है वो न्यूट्रल होता है, और ये एसिड के साथ जब भी किसी एसिड के साथ मिलता है तो बेस का काम करता है, जब भी किसी बेस से मिल जाए तो क्या करता है, एसिड का काम करता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि जब ह्यूमन बॉडी अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है कि वो वाटर है, तो जब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपका हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, तो pH क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इस तरह से अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम होगा तो हाइड्रोजन आयन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएंगे, फिर भी pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से we can say the change in hydrogen ion causes to change in pH। जून जो है वो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, तब तक जो है वो क्या होती जाएगी, pH के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, pH क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। तो अब हम देखते हैं इस मैकेनिज्म में, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर थे जो pH को चेंज कर सकते हैं।
चेंज इन, ये मैं लिखता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग पीएच। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पीएच के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं? तो देखिए बच्चा, जो भी ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर वाटर के लेवल के ऊपर इफेक्ट करेगी, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर वाटर लेवल के ऊपर इफेक्ट करेगी, वो पीएच के ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगी, पीएच को चेंज कर देगी। तो उसके अंदर नाम आप देखते हैं वेंटिलेशन है, ठीक है। आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ एक जो है वो एक अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर निकलती है। यानी जब भी आप एक ब्रेथ लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वेपर जाते हैं, वाटर वेपर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। उसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर लेवल है उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो उससे पीएच चेंज होगी। दूसरी चीज जो है परफ्यूम, या उसके बाद आप कहते हैं इंफीम। देखिए, आप जब भी आईवी फ्लूइड देते हैं किसी पेशेंट को, तो उस आईवी फ्लूइड के साथ आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो चेंज होता है। यानी कि जैसे आप नॉर्मल साइन किसी को दे रहे हैं या रेगुलर लैक्टेट जो है किसी को दे रहे हैं, तो उसके साथ वाटर बॉडी का वाटर लेवल चेंज होता है। वाटर लेवल चेंज होगा तो डेफिनेटली उसके चेंज होने से हाइड्रोजन आयन चेंज होंगे, तो पीएच क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सिमिलरली दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन दो तरह से आपकी बॉडी के अंदर वो हाइड्रोजन आयन को अफेक्ट करता है। एक तो जो एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बॉडी के अंदर दो तरह से कंपनसेट होता है। जब भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेज होगी, ज्यादा होगी, तो ये दो तरह से कंपनसेट होगी। एक तो क्या करता है कि ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। जब भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। और वेंटिलेशन के इंक्रीज होने से आप लोगों को पता है कि वाटर वेपर जाएंगे और वाटर चेंज जो होगा तो पीएच के ऊपर क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होगी तो पीएच के ऊपर। सेकंड जो चीज होती है कि जो एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिलता है हाइड्रोजन आयन के साथ, तो ये जो है वो बाइकार्बोनेट H2CO3 आता है, ठीक है। क्या आता है? बाइकार्बोनेट आता है। और ये बाइकार्बोनेट होते हैं, अब ये बन गए हैं तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन जब कम होंगे तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? पीएच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो है वो एक ही होती है स्ट्रॉन्ग आयन डिफरेंस। ये स्ट्रॉन्ग आयन डिफरेंस के नाम से आगे हमें पूरा जो है वो आप पढ़ेंगे। और इसी तरह से जो टोटल वीक एसिड, ये एक जो है वो हम आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी इफेक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये उसके बाद एक हम चीज देखते हैं कि एच आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच, ये थोड़ा सा हम रिलेशन देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन का और पीएच की कंसंट्रेशन का क्या आपस में रिलेशन है। ऐसा बच्चों, जैसे मैंने आपको बात बताई कि ये जो आपके पास वाटर होता है, ये जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस भी आपके पास घर में कूलर पड़ा हुआ उसके अंदर किसी फॉर्म में रहेगा, और जो डिस्टल वाटर आप इंजेक्शन के लिए लेते हैं उसके अंदर भी इसी तरह से, आपकी बॉडी के अंदर भी इसी तरह से वाटर वेपर स्पीसीज रखे रहते हैं कि ये जो वाटर है ये टूट के आयन फॉर्म में H पॉजिटिव प्लस जो है वो H नेगेटिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म में रहता है। अब इससे बनाते हैं कि सारे का सारा वाटर टूट के ये बन गया। ये क्या होता है कि ये एक 1 लीटर जो है वो आपके पास वाटर है, तो इसके अंदर तीनों फॉर्म के अंदर वाटर मौजूद है। H2O की फॉर्म में मौजूद है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में मौजूद है और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में मौजूद है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है कि जितने टूट के ये बन रहे हैं एट द सेम टाइम वो भी इसमें जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक हम कांस्टेंट देखते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट।
देखें जी, इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को ड्राइव करने के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन के अंदर लेके नहीं जाता, जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसको हम लिखते हैं Kw और ये इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4 ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको याद रखना है, ठीक। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकली ड्राइव अगर आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी डेरिवेशन उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है कि आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है हम कहते हैं कि अगर सपोज करें 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो कि किसकी इक्वल है 10 रेज़ टू पावर -14 की, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -14 से मुराद है कि 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 14, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 30, यानी कि एक मोल के अंदर उसको आप डिवाइड करें तो वो 1 डिवाइड बाय 10 है तो आप 14 जीरो लगा दें तो इतने छोटी कंसंट्रेशन जो है वो क्या पाए जाएंगे, हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आपने जो है वो लेनी है, ठीक। दूसरा एक कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे हम कहते हैं कि इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो इक्वल है किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो इसको अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूं तो दोनों तरफ इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जो है ये आपके पास हो जाएगा इनटू H2O इनटू क्या है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब वाटर जाके जो है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा H2 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइडेड बाय H2O। अब वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है, ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो आपके पास हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन आयन इनटू जो है कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और इसको भी हम मानते हैं कि इसके इक्वल है 10 रेज़ टू पावर -14, ठीक है। ये कांस्टेंट भी किसके इक्वल है, 10 रेज़ टू पावर -14। अब ये जो दो इक्वेशन हैं, इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए आप किसी भी जगह पे पानी के किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद वाटर की के अंदर जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एक इस इक्वेशन को यूज करते हुए इस इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर या किसी बीकर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद वाटर की आप कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टॉप कर दिए। अच्छा बच्चों अब देखें मैं आपको पीछे एक एग्जांपल पढ़ा के आया हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14। ये सिंपल अगर आपको इस फॉर्म में नहीं भी मिलती एग्जांपल तो आपको मैंने इस तरह से बताई गई है कि वाटर जो है वो किसके इक्वल है, H2O कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू है वो दिस वन, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई है, तो 10 रेज़ टू पावर -14 में कांस्टेंट है कि ये इसी के इक्वल है, ठीक है जी। अब देखें सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है। इस 1 लीटर वाटर के अंदर आपको ये तो पता चल गया कि ये 1 लीटर क्या है जी, H2O वाटर है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन आपको पता है, ठीक है। और अगर आपको किसी एक आयन की कंसंट्रेशन मिल जाए तो आप दूसरे आयन की कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास अगर सपोज के ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें फाइंड आउट करना है, ये क्लियर है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 1 लीटर होती है
नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 10 रेज़ टू पावर -8 नैनो इक्विलिब्रियम होते हैं। ये जो n है इससे बड़ा है 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। तो अगर इसको हम ड्राइव करेंगे तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9 मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 रेज़ टू पावर -17 मोल पर लीटर। तो ये दो तरह से आप इस कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं। एक लिखें 10 रेज़ टू पावर -8 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर, या मोल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको फिर ये खोल के n को खोल के लिखना पड़ेगा, जो कि 10 रेज़ टू पावर -9 होता है। तो इसको नेगेटिव ऐड करके 10 रेज़ टू पावर -17 मोल पर लीटर हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये अब आपको पता चल गया। हम ये वाली कैलकुलेशन यूज करके देखते हैं। अब देखें, आपको पता है कि जब आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन आप लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रॉक्सिल आयन इज इक्वल टू क्या है जी -14, ठीक है। तो अब आप देखें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी हो तो OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रॉक्सिल आयन की एज इट इज रहेगी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14। तो 1 लीटर के अंदर हमने खुद क्या है कि 10 रेज़ टू पावर -8 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपके पास हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये 10 रेज़ टू पावर -8 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 रेज़ टू पावर -14 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर, ठीक है। तो आगे आपके इसमें जो है वो 10 रेज़ टू पावर -14 प्लस में जो आपके पास क्या हो जाएगा 8 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर। तो ये आंसर आपके पास आएगा 10 रेज़ टू पावर -6 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर, ठीक है। यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। तो उसके बाद देखेंगे अब हम इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर लेके आते हैं। ये तो हमने देख लिया ना, जस्ट एक कंटेनर के अंदर लीटर के अंदर वगैरह जो भी है कि 1 लीटर के अंदर कितना। जो ह्यूमन बॉडी है आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी वो उसके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है नॉर्मली एक में। अब इस 5 लीटर के अंदर भी जो है प्लाज्मा की एक कंसंट्रेशन अच्छी खासी मौजूद होती है जिसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, या मैं आपको कहते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, उसके बाद एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है, वगैरह काफी सारे फ्लूइड है वो। तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी 75% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है वाटर कंटेंट से, उसके अंदर वाटर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। आपने टिपिकली पढ़ा हुआ है कि 66% जो है वो ह्यूमन मैन के अंदर और ये 75% जो है वो मैन के अंदर जो है वो डेरिवेशन से इसको कैलकुलेट करके होते हैं। तो अब देखिए कि अब ये जो ह्यूमन बॉडी हम सिर्फ जो है वो आर्टेरियल ब्लड की बात करें, आर्टेरियल वाटर या कंटेंट की बात करें तो आर्टेरियल की अगर हम देखेंगे इनका आर्टेरियल ब्लड को देखें तो ये 5 लीटर है। उस 5 लीटर के अंदर एक कंसंट्रेशन ऑफ जो है 75% प्लाज्मा जो कि वाटर है उसके अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होता है क्या चीज़ हाइड्रोजन है। तो अब आईवी जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसको हम लेते हैं 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -14 -9 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर जो है वो आपके पास ये कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप इसको ये आप इसका पीएच अगर फाइंड आउट करेंगे तो
पीएच फाइंड करने के लिए अब इसको ड्राई करके आप इसको और तरह से लिख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है H2 कंसंट्रेशन होती है, ये होती है 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर। तो अगर आप इसको मोल की फॉर्म में लिखेंगे तो मोल की फॉर्म में ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर नेगेटिव 9 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम करेंगे तो pH आपको पता है कि ये होती है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आर्टेरियल हाइड्रोजन आयन आपको पता है, अभी हमने क्या किया कि वो 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 मोल पर लीटर होते हैं। तो आप इसकी pH फाइंड कर सकते हैं कि pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 मोल पर लीटर। अब ये जो लॉग फाइंड किया जाता है ना, 9 टेंथ के अंदर आप पढ़ के आए हैं कि ये लॉगरिथमिक टेबल की मदद से फाइंड किया जाता है। लॉगरिथमिक टेबल के अंदर आप जाके देखेंगे 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 की क्या वैल्यू आ रही है, तो वो आती है 7.4। तो इस तरह से जो pH इसकी होती है वो क्या होती है, 7.4 आ जाती है इंट्रा आर्टेरियल। ठीक है, लेकिन ये रेंज करती है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, आपको मैं बताता हूँ कि ये टिपिकली स्पेसिफिक रहती है 40 के तो 40 है, ये रेंज करती है 16 मिनिमम है और 16 से यानी 16 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर से ये 160 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर तक जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। दूसरे मोल की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 मोल पर लीटर से लेके ये 160 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 मोल पर लीटर तक जो हो जाती है। तो अगर मैं दोनों की pH मालूम कर लूँ, यानी कि मिनिमम pH अगर देखो तो मिनिमम pH क्या होगी, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 मोल पर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे आपके पास जो pH आती है वो आपके पास pH आएगी, यानी कि इसको आप जाके लॉगरिथम के टेबल के ऊपर देखें तो ये 6.8 है। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम pH इंट्रा आर्टेरियल pH हो सकती है वो क्या होती है, 6.8 होती है। और इसी तरह से अगर आप मैक्सिमम pH देखेंगे तो मैक्सिमम pH क्या होगी, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 160 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 मोल पर लीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 160 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 9 की जब आप pH देखते हैं तो ये आपके पास आती है 7.8। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो इंट्रा आर्टेरियल की pH होती है, इंट्रा आर्टेरियल pH जो होती है वो रेंज करती है 6.8 से 7.8 तक, जो कि जो है वो न्यूट्रल ठीक है न्यूट्रल रेंज है। ऊपर जो है वो बेसिक फॉर्म में चल जाएगी, नीचे आएगी तो एसिडिक फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो 6.8 से 7.8 यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो ये बेसिक एंड नेचुरल हो जाएगी और नीचे आएगी तो ये एसिडिक एंड नेचुरल हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की जो है pH क्लियर है। समझ नहीं आता फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, तो नहीं तो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।